अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 10th क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है ओम्स लॉ। चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट था फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम ने जो है फर्स्ट टाइम ये कहा कि जो अगर आप किसी भी एक सिस्टम के अंदर मीन्स आपका एक सर्किट है उसके अंदर अगर आप जो है वो एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं मीन्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो जाहिर है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहां पे क्या होता है कि करंट बहना शुरू हो जाता है। जब आपके पास एक कंडक्टर है लाइक आपके पास ये एक कंडक्टर है और इसके दो एंड्स हैं, कंडक्टर का ये ए और ये बी एंड है, यहाँ पे वोल्टेज है वो 10 है और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आप कर लेते हैं कितनी है 20 है। अब इस एंड के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं, इस एंड के ऊपर भी चार्जेस कुछ चार्जेस थोड़े से या ज्यादा मौजूद हैं। क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट है। जब आप 20 वोल्टेज और 10 वोल्ट मींस इसके दरमियान क्या होता है कि वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है। वोल्टेज का डिफरेंस होने से क्या होता है कि इस एंड के ऊपर जो चार्जेस मौजूद होते हैं मींस क्यू चार्जेस वो यहाँ से फ्लो करने लगते हैं टुवर्ड द पॉइंट बी। यहाँ से चार्जेस फ्लो करने लगते हैं हाई पोटेंशियल से किधर लो पोटेंशियल की तरफ। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस के फ्लो करने से क्या होता है कि वहां पे आपका बेसिकली क्या होता है करंट प्रोड्यूस होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो जो ओम है इसने कहा कि व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स अ करंट पासेस थ्रू इट बट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप जो है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ये 20 है और यहाँ पे 10 है नेक्स्ट एंड के ऊपर आपने इसको इंक्रीज किया ये आपके पास जो है वो 30 हो गया और अभी भी 10 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। कहते हैं जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा करंट भी क्या होगा ज्यादा फ्लो करेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा यहाँ से ज्यादा चार्जेस जो है वो क्या करेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करेंगे। ये सारी चीज जो वोल्टेज होता है स्टूडेंट से बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है बाय यूजिंग सम बैटरी के टर्मिनल्स यूज के बैटरी को यूज करके उसके टर्मिनल्स की मदद से जो है वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। तो जॉर्ज साइमन ओहम ने ये कहा कि किसी भी एंड के ऊपर या किसी भी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर द करंट पासिंग थ्रू अ conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। ओहम ने ये कहा कि किसी भी आपका जो कंडक्टर होता है उसके अंदर से जो करंट पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना ही ज्यादा क्या करेगा वो फ्लो करेगा। यानी कि आपके पास जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो आपका करंट भी क्या होगा डिक्रीज होगा। और इनके दरमियान क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट्स जब आप प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो फर्स्ट एक हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है दूसरा उसके साथ भी ऐसा ही यू नॉट। तो v इज इक्वल टू i r। प्रोपोर्शनल को जब हम खत्म करते हैं तो एक तो इक्वालिटी आ जाती है और एक हमारे पास क्या आता है कोई कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है इक्वालिटी का साइन। तो ये जो कांस्टेंट है दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट है ओम्स कांस्टेंट इसको हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास इसको अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या चीज है। बट अभी के लिए कि हमारे पास क्या है कि द करंट पासिंग थ्रू अ यूनिट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने से करंट भी क्या होगा डिक्रीज होगा। और इक्वालिटी को प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं v इक्वल टू i r जहां पे ये r है ये कांस्टेंट है और वो क्या है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना चाहिए अगर आपने इस चीज को स्टडी करना है तो। बट हम देखते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है फिर उसके बाद हम इस तरफ आते हैं कि ये मजीद आगे देखेंगे। ये बेसिकली स्टेटमेंट थी हमारे पास। यहाँ पे है v
हमने लिखा है V इज इक्वल टू I R, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली जब स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by which it opposes the flow of charge। अब बेसिकली जो हमारे पास किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी कंडक्टर जो अपने अंदर से किसी चार्जेस का फ्लो को स्टॉप करता है। देखिए हमारे पास ये एंड है, कुछ दो एंड्स हैं, हमने कहा जितना ज्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा यहाँ से क्या होगा, करंट मूव करेगा, यानी कि यहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे तो चार्जेस की वजह से क्या होगा, करंट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हर्डल लगी हो, मींस यहाँ पे क्या हो, कुछ अब जब करंट को इन चार्जेस को जाना है तो यहाँ से जो पोटेंशियल मिला था हमको, कुछ पोटेंशियल तो वो इस फ्लो करने में लगा देंगे और कुछ पोटेंशियल इस हर्डल को पास करने में। मींस यह है कि वहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। अगर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो वो रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट रेजिस्टेंस सही होगी तो ओम्स लॉ जो है वो क्या है, होल्ड नहीं करता, क्योंकि हमने कहा V इज इक्वल टू I R, R इज कांस्टेंट। तो R कांस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि वोल्टेज के ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो R है वो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि किसी भी एक जगह से जो करंट फ्लो करता है उसको कंडक्टर कितना अपोज करता है, करंट के फ्लो को जितना अपोज करेगा दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है जी, और रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है टेंपरेचर के ऊपर। टेंपरेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करें रेजिस्टेंस भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। टेंपरेचर को इंक्रीज करने से मींस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। टेंपरेचर को जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब है ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए जो फिजिकल स्टेट टेंपरेचर है कंडक्टर का वो भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट जो है वो अलग से लिख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स, तो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ की लिमिट क्या है? ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ उसी सूरत में वर्क करता है जब आपके पास क्या हो, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। फिजिकल स्टेट मीन टेंपरेचर आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें टेंपरेचर सेम रहेगा तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी सेम रहेगी, और रेजिस्टेंस सेम रहेगी तो V इज इक्वल टू I R, हमारा जो ओम्स लॉ है वो क्या होगा, ओबे करेगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपके पास जरूरी है कि ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए बॉडीज को कि उसका जो टेंपरेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से अगर हम R को फाइंड करें, यहां पे V इज इक्वल टू I R, तो यहां से रेजिस्टेंस को फाइंड करिए, R इज इक्वल टू V ओवर I, V वोल्ट और यहां पे क्या होगा, एम्पीयर। तो रेजिस्टेंस का जो बेसिक आइडिया था वो किसने दिया था, ओम्स ने। इसी बेस के ऊपर जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है वो भी ओम लिया जाता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और इसको हम सिग्मा के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट आपका रेजिस्टेंस इज ओम्स। ठीक है जी, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो V I R, इन तीनों के दरमियान अगर हम रिलेशन को देखें तो वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, V क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसके लिए जरूरी है, अब V कांस्टेंट है और अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। देखिए R इज इक्वल टू है V ओवर I। ठीक है, यहां से I अगर निकालें, I इज इक्वल टू होता है V ओवर R, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू V की हम लेते हैं 10 कर देंगे। अब अगर R को इंक्रीज करके आप 5 कर देते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2। अगर इसको 10 कर देते हैं तो आंसर बनेगा 1, इसको 100 करते हैं आंसर बनेगा 0.1। मींस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस I और R जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर आपका वोल्टेज जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर
रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके साथ स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा जो है 14.8। 14.8 है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या चीज है और इंसुलेटर क्या चीज है ये हमने फाइंड करना है। बेसिकली कंडक्टर इज अ मटेरियल which allows the flow of charges। अब ये कह सकते हैं कि कंडक्टर आपके पास ऐसा मटेरियल है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अलो करता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और आप कह सकते हैं which passes इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, करंट गुजर जाता है। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट गुजरता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर है। वायर है लोहे की, तो लोहे के अंदर से करंट पास हो जाता है, इसका मतलब है वो क्या है, कंडक्टर है। पानी के अंदर से करंट फ्लो करता है, पानी आप कई दफा देखें चीज अगर कोई गीली हो तो करंट लग जाता है उसे, मतलब क्या है कि पानी के अंदर से करंट क्या होता है, फ्लो करता है, इसका मतलब पानी क्या है, एक कंडक्टर है। तो ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर से करंट गुजर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, उनको हम जो है वो कंडक्टर कहते हैं। ठीक है जी। तो कंडक्टर के अंदर बेसिकली क्यों गुजर के जाता है, यानी कि रीजन क्या है इसका, तो रीजन में अगर देखें स्टूडेंट्स, असल में कंडक्टर आपके पास जो मटेरियल होता है, लाइक समझ लीजिए आपके पास क्या है, आयरन है। तो आयरन के अंदर जो है वो बेशुमार स्टूडेंट्स जो है वो क्या होते हैं, आयरन के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो करंट बहता है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, यानी कि कोई कंडक्टर जो है उसके अंदर जो करंट बहता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उस बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, करंट हमेशा बहता है। तो रीजन क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का, बेसिकली वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके यूज देखें अगर तो हमारे डेली लाइफ में इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द कनेक्टिंग वायर्स एंड द सर्किट कंपोनेंट्स लाइक स्विचेस प्लग्स एंड आर द कंडक्टर्स। ठीक है, आपके पास बेशुमार स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप घरों में अप्लायंसेस में यूज करते हैं, वायर्स है, तो ये सारी डिवाइसेस जो है बेसिकली क्या होती हैं, आपकी कंडक्टर्स होती है। बेसिकली आपने नंबर 1 जो है वो इसको डिफाइन करना है, देन आपने इसका रीजन ऑफ कंडक्शन लिखना है, और नंबर 3 जो है वो इसका आपने क्या करना है, यूजेस लिखने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने इस टॉपिक को कंडक्टर को डिफाइन करते हुए क्या, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि करंट को पास करती हैं वो कंडक्टर है। कंडक्टर के रीजन क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, इस वजह से कंडक्शन होती है, और इनका यूज जो है हमारे घरेलू वायर्स में, प्लग स्विचेस में, यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स, द मटेरियल व्हिच do not conduct electricity, conduct electricity या pass electricity, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती है उसको हम जो है वो इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे तमाम मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। लकड़ी है, आपने एक देखा लकड़ी जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, प्लास्टिक है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट नहीं गुजरता है। तो ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर से करंट नहीं गुजरता है उनको हम जो है वो इंसुलेटर कहते हैं। और इसके लिए रीजन जो है वो क्या है इनका, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी जो कंडक्टिविटी नहीं होती है, जो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती है, उसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। और देन हम इसके देखते हैं कि इनके पास इनके यूजेस क्या है। तो यूजेस जो है वो द वायर्स ऑन अ सर्किट, देखिए आपने वायर्स जो होती है ना, लोहे की वायर जिनके ऊपर एक प्लास्टिक कवर चला होता है, तो वो प्लास्टिक कवर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, उसकी वजह से बाहर हमें नहीं लगता। तो जो प्लास्टिक कवर है बेसिकली दैट इज द यूज ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का यूज जो है वायर कंपोनेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोटेक्ट्स आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक एज द करंट पासिंग थ्रू द वायर। तो पासिंग
थ्रू द वायर करंट पास करता है, लेकिन आउटसाइड में जो कवर लगा होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमें उससे करंट नहीं लगता है। तो इसका यूज जो है बेसिकली अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल प्लास्टिक होता है बेसिकली तार के ऊपर, वो आपका क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। ये आपके दो टॉपिक्स थे स्टूडेंट, जिसमें एक जो है वो आपके पास हमने स्टडी किया ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, V और I, करंट और जो हमारा पोटेंशियल है इसका रिलेशन है, और देन उसमें रेजिस्टेंस जो है वो उसका कांस्टेंट, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, किस हद तक वो अप्लाई होता है हमारे पास। देन हमने चेक